एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं आप सभी को यहाँ पे आपका जो जीके वाला सेक्शन है, जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है, उसे कवर करवाने के लिए आई हूँ। अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी कि मैं कौन हूँ और मैं पीडब्ल्यू पर बेसिकली क्या पढ़ाती हूँ। सो आई एम अ कोर फैकल्टी फॉर सीईटी पीजी एग्जामिनेशंस पॉलिटिकल साइंस। नाम मेरा संस्कृति जैन है और मैं जैसे कि यहाँ पे मेंशनड ही है कि आपके जैट के एग्जामिनेशन के लिए जीके वाला जो पार्ट है उसे कवर करवाने के लिए आई हुई हूँ। चलिए, सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। लैंग्वेज में बाइलिंगुअल ही रखूँगी, कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा इजी पीजी लैंग्वेज में हम इस सेशन को कवर कर सकें उतना कर पाए, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ जार्गन्स में बिलीव नहीं करने पर। ठीक है कि जार्गन्स जो है वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो माय इंटेंशन इज़ कि दिस सेशन शुड नॉट साउंड लाइक समथिंग वेरी हैवी एंड टिपिकल, रादर ये आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे हम एक जनरल डिस्कशन सा कर रहे हैं और आप उससे बहुत सारी बातें फिर सीख करके जाएंगे। चलिए, सो लेट्स सी कि हमारे आज के सेशन का क्या क्या एजेंडा है और हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसमें कि हम लगभग 15 टॉपिक्स आप कह लीजिए या फिर 15 क्वेश्चंस कह लीजिए उसको डिस्कस करने वाले हैं। दैट विल बी फॉलोड बाय अवार्ड्स एंड पर्सनैलिटीज, जिसमें हम 5 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली 5 क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स कि 5 डिफरेंट टॉपिक्स। इसके बाद फिर हम साइंस एंड टेक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे सेशन में, स्पोर्ट्स के बारे में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैटिक जीके वाले पार्ट के भी 15 डिफरेंट टॉपिक्स को हम इस सेशन में केटर करने वाले हैं। सो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, फैक्चुअल, हाईली फैक्चुअल सेशन होने वाला है। आराम से बैठिए, पूरा सेशन देख करके जाइएगा एंड प्लीज़ अपने साथ एक पेन पेपर ज़रूर रख लीजिए, ताकि अगर आपको किसी भी चीज़ को जॉट डाउन करना है तो आप फटाफट से ऐसा कर पाए। चलिए शुरू करते हैं सेशन हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर से। बाय द वे, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो मेरा पढ़ाई लिखाई में, मास्टर्स में मेरा मेजर्स भी रहा है और मेरी सारी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है। चलिए जी, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा आप कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस के जवाब भी दे पाएँ, ताकि इसी बहाने आपका एक बढ़िया सा रिवीजन भी हो सकेगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, ग्लोबल समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द लैंडमार्क अग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम IMEC कहते हैं, was signed on the sidelines of which major global summit in the year 2023? So 2023 में एक कॉरिडोर का जो आइडिया है उसे रियलिटी में परिवर्तित किया गया, और वो कॉरिडोर क्या था? रोड के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करी गई इंडिया को मिडिल ईस्ट से और फिर मिडिल ईस्ट को यूरोप से, ताकि जो एक इकोनॉमिक कनेक्शन है, जो ट्रेड का और बाकी सारी चीज़ों का आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो ईजी हो सके। ठीक है, सो ये जो IMEC है, इसको, इस अग्रीमेंट को किस ग्लोबल समिट के दौरान, अब ये हिंट यहाँ पे है कि 2023 में ग्लोबल समिट हुई थी, उसके दौरान क्या किया गया? उसके दौरान इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस इज G20 समिट। ठीक है, G20 समिट जो कि 2023 में न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी। ठीक है ना, 2023 में न्यू दिल्ली में इंडिया में, या इंडिया ने 2023 में G20 समिट को होस्ट किया था। चलिए अब थोड़ा सा G20 के बारे में समझ लेते हैं कि G20 है क्या। एंड विद दैट, ये जो 2023 वाली G20 समिट थी जिसे कि इंडिया ने होस्ट किया था, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा आइकॉनिक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो वेरी फर्स्ट थिंग कि एक G20 का मतलब क्या होता है, पहले ऐसे देख लो। तो G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20। ठीक है ना, G का फुल फॉर्म होता है ग्रुप देन ऑफ 20। ठीक है ना, राइट। अब G20 1999 के टाइम पे क्यों आया? ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बहुत सुना होगा, G7 है ना, ग्रुप ऑफ 7, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, UK, कनाडा, इस तरीके की डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है।
ठीक है। अब हुआ क्या कि जब G7 बनता है, बीच-बीच में G8 भी हो जाता है, रशिया जो है वो आता जाता बना रहता है। सो मोर और लेस इट इज़ द सेम, ओके। अब दुनिया में 1945 के बाद व्हेन द वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से दुनिया में कोलोनियलिज्म जो है वो काफ़ी कम होने लगा और देश जो है वो आज़ादी मांगने लगे, देश आज़ाद होने लगे। बट विथ दैट कोल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के साथ कोलोनाइजेशन जो है वो तो धीरे धीरे कम होने लगा, पर उसके साथ ही साथ कोल्ड वॉर आया एंड ऑल्सो अ न्यू फॉर्म ऑफ कोलोनियलिज्म इमर्ज, जिसे हम नियो कोलोनियलिज्म कहते हैं, ठीक है। नाउ ग्रेजुअली हम आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें चली एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 1970s का समय, 1970 की जो दुनिया थी, 1970 की जो दशक है उसका समय। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। और ये दोबारा से दुनिया को नॉट डायरेक्टली बट दिस टाइम इनडायरेक्टली फिर से अपने इशारों पर क्या करना शुरू कर दिया, दुनिया को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। सारा कंट्रोल, सारा पैसा, सारी चीज़ें यही कंट्रीज़ अपने हाथ में रखने की कोशिश करती थी, कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, ठीक है। और इसके कारण जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, है ना, जो अंडर डेवलप्ड स्टेज में थी या डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उनका डेवलपमेंट भी इन्हीं देशों के इशारों पे या तो होता था या नहीं होता था, ठीक है, करेक्ट। तो इस चीज़ का सल्यूशन फिर आया ग्रुप ऑफ 20 के रूप में, विच इज अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का ये G20 जो है वो ग्रुप है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? सो G20 में अगर आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ वी हैव 19 कंट्रीज, 19 देश है, प्लस यूरोपियन यूनियन है, प्लस 2023 में ही अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है, ठीक है। सो टोटल G20 में देयर आर 21 मेंबर्स, टोटल G20 में देयर आर 19 कंट्रीज, ठीक है। एंड टोटल G20 में 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट G20। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप यू आर लाइकिंग एंड एंजॉइंग दिस सेशन। Next question, guys. What is the name of the new comprehensive law passed by the Indian Parliament that aims to replace the Indian Penal Code IPC 1890? हर एक क्वेश्चन में मुझे इन क्वेश्चंस की खूबसूरती ये लगी कि हर एक क्वेश्चन में ना आपको एक एक इन्फॉर्मेशन भी ऐड करके दी गई है। सो यहाँ पे बात करी गई है कि इंडियन पीनल कोड जो कि 1860 में आया था, है ना, दिस इज वन इन्फॉर्मेशन कि आईपीसी केम इन द ईयर 1860, राइट। सो आईपीसी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू इंडियनाइज्ड लीगल सिस्टम। अब वो लीगल सिस्टम क्या है, उसका क्या नया नाम है? यस, हाँ जी, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना, BNS। तो हमने भैया अंग्रेज़ों का जो कॉलोनियल कह लीजिए कि लीगसी थी, उसको तोड़ते हुए और उसको ख़त्म करते हुए हमने अपना अब लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है और उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। बहुत सारी चीज़ें हमने आईपीसी की ही रखी हुई है, लेकिन उसे ज़्यादा सिस्टमेटाइज, उसे ज़्यादा मॉडर्न और उसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, India's foreign policy doctrine that emphasizes strengthening relations, connectivity, and cooperation with its immediate neighbors is called what? ठीक है। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इमीडिएट नेबर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना करके रखना, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कौन सा ये इंडिया की कौन सी फॉरेन पॉलिसी है या कौन सी थियरी है? ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कौन सी थियरी है? ठीक है, ओके। सो कौन सी है भाई? उस पॉलिसी का नाम है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी,
ठीक है ना। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें कहा गया कि भाई हम हमारे जो नेबर्स हैं, राइट, उनको सबसे पहले केटर करेंगे, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि यार अगर हमारे पड़ोसियों के साथ ही अच्छे रिलेशंस नहीं है, हम हमारे पड़ोसियों के साथ ही लड़ रहे हैं, है ना, और फिर कहीं दूर के किसी देश के साथ जा कर के अच्छे रिलेशंस बना भी रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में ही उथल पुथल है ना, राइट। सो दिस इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। चलिए, ओके, अच्छा, एक और नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन, बट ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा बड़े स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इसलिए पता ही होगा, बट लेट्स सी कि इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं। नेबर्स में भी ना दो टाइप के होते हैं, वन इज इमीडिएट, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स कौन कौन से हैं? तो वन इज नेपाल, वन इज भूटान, है ना, देन वन इज ऑब्वियसली पाकिस्तान, एंड देन वन इज ऑब्वियसली चाइना, आई एम सॉरी, ठीक है। देन कौन है? म्यांमार, देन वी हैव बांग्लादेश, एंड वी हैव व्हाट? वी हैव श्रीलंका, ठीक है। सो ये इमीडिएट आप कह सकते हो हमारे नेबर्स हैं, ठीक है, या हम इनके इन सभी देशों के इमीडिएट पड़ोसी हैं, या तो हम इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, या फिर हम इनके साथ वाटर जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंडेड इन 2024 टू इंक्लूड 5 न्यू मेंबर्स, significantly broadening its global economic influence। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्रिक्स, ठीक है ना, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स निमोनिक है इसके मेंबर देशों का, ठीक है। सो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, I for India, C for China, and S for साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो ये सभी क्या थे? ये सभी ब्रिक्स के मेंबर्स थे, लेकिन 2024 में ब्रिक्स में 5 और मेंबर्स जो हैं उन्होंने क्या कर लिया है? ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। लेट्स सी वो 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो, सो द फर्स्ट वन इज इजिप्ट, ठीक है। द सेकंड वन इज इथियोपिया, ओके, देन वी हैव इंडोनेशिया, है ना, देन वी हैव ईरान, एंड देन वी हैव यूएई, ठीक है। सो ये क्या है? ये है ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर्स, राइट। सो अब ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हो गए हैं? टोटल 10 मेंबर्स हो गए, ठीक है। इस बात को क्या करिएगा? इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, ब्रिक्स जो है ये कब फॉर्म हुआ? ब्रिक्स फॉर्म हुआ है 2009 में, ठीक है ना। ब्रिक्स कब फॉर्म हुआ है? ये फॉर्म हुआ है इन द ईयर 2009। तो कब एग्जिस्टेंस में आया ब्रिक्स? 2009 में आया है। ये वन ऑफ दोज फोरम्स में से एक है जहाँ पे इंडिया और चाइना जो है वो क्या है? वो एक साथ मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों सदस्य हैं। इनफैक्ट वहाँ पे पाकिस्तान भी उस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, एंड दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 4 countries form the quadrilateral security dialogue commonly known as क्वाड, है ना। तो आपने बताना है कि वो 4 कौन सी कंट्रीज हैं जो कि क्वाड को क्या करती हैं? क्वाड को फॉर्म करती हैं।
ठीक है। ओके। तो क्वाड जो है उसमें कौन सी 4 कंट्रीज है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। और ये कब एग्जिस्टेंस में आया है? इन द ईयर 2007, है ना? इन द ईयर 2004, सॉरी, ठीक है, इन द ईयर 2004 क्वाड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। और बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें जो वास्टनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, वो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ इंडिया है, फिर आप फार ईस्ट की तरफ चले जाओ तो जापान है ना, फिर वहाँ से देन यू हैव यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल्सो फिर आप साउथ की तरफ चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। और इन कंट्रीज़ का क्या काम है? इन कंट्रीज़ का स्पेशली काम है कि जो पानी है ना, मतलब कि पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है ना, सो जो पानी के रास्ते मेजर ट्रेड होता है, आप सभी जानते हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी बना करके रखना, और ऑल्सो किसी भी एरिया को कोई भी मोनोपोलाइज ना कर दे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपस में कोऑर्डिनेशन तो रहेगी बात। Next is the long-standing political conflict over the status of Nagorno-Karabakh primarily involves which two post-Soviet states? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो नगार्नो और काराबाख का इशू था वो किन देशों के बीच इशू रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो हिंट में दिया है कि ये जो दो देश हैं वो सोवियत का पार्ट रह चुके हैं, मतलब यूएसएसआर का पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हाँ जी, अर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अजरबैजान बहुत चल रहा था कि अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। और आई ऑल्सो विश कि समडे इफ़ आई गॉट माई पासपोर्ट वर्क डन, तो उसके बाद कभी ना कभी मैं ज़रूर अजरबैजान एक बार घूमने जाऊंगी, ठीक है। चले नेक्स्ट, what does the term COP stand for in the context of United Nations Climate Negotiations? तो आपने बहुत बार सुना होगा COP हो रही है, COP हो रही है, COP हो रही है, COP 27, COP 15, COP फलाना, COP ढिमकाना। सो जो यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट समिट्स होते हैं उसके कंटेक्स्ट में COP का क्या मतलब होता है? चलो, तो COP का क्या मतलब है? COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज क्या चीज़ है? सो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पार्टी है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का डिसीजन मेकिंग के लिए जो बॉडी है उसे हम COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, ठीक है ना। UNFCCC का जो डिसीजन मेकिंग का क्या है बॉडी है उसे हम COP कहते हैं, ठीक, ओके। एंड ये साल भर में एक बार खास तौर पे मिलते हैं, और इसीलिए फिर हर साल जब मिल रहे थे तो COP 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, और इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। 2025 का जो COP है वो कहाँ पर होने वाला है? COP आई एक्चुअली प्लीज़ पार्डन मी अगर आपको कुछ 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड का यहाँ पे ब्रेक मिले तो, बट आई एम हाईली कॉन्शियस व्हेन आई एम स्पेशली टीचिंग ओवर द इंटरनेट, बिकॉज मैं जो कुछ भी कहूँगी वो बीइंग अ फैकल्टी, है ना, बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और विथ द अटमोस्ट एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। और जब भी मैं कभी स्पेशली ऐसे डायनेमिक टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, चाहे वो करेंट अफेयर के हों, चाहे वो ऐसे कुछ, मैं हमेशा एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेती हूँ खुद को भी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको मैं थोड़ा सा बोर्ड से साइड में होते दिख रही हूँ तो वहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूँ, भाई मैं तो कोई भगवान और ब्रह्मा जी हूँ नहीं कि मुझे सब रटा होगा, है ना। तो कभी कभी मैं क्रॉस चेक 1-2 बार फैक्ट्स वगैरह कर लेती हूँ साइड में होकर के, ताकि आपको एटलीस्ट गलत इन्फॉर्मेशन मैं ना बताऊँ, क्योंकि आई हूँ मैं यहाँ आपको सही इन्फॉर्मेशन बताने, गलत बता के चली जाऊँ वो भी इंटेंशनली आपके साथ वो बात सही नहीं होगी, है ना। सो 2025 का जो
COP है, दैट इज 30th नंबर का COP, ठीक है। सो 2025 का जो COP है वो 30th COP 30 होगा, है ना, COP 30 है, और ये होगा ब्राज़ील में। अब तो खैर हो गया है, ठीक है। ये होगा कहाँ पे, ये होगा ब्राज़ील में, ठीक है। ओके, चलिए, सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। ओके, विच ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द मेन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन। सो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 नॉट 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से कौन सा एक ऑर्गन ऐसा है जिसका काम मेन डेलिबरेटिव है, पॉलिसी मेकिंग का काम है, एंड एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन के रूप में ये काम करता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के देयर आर 6 ऑर्गन्स, ठीक है। सो वन इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना। द सेकेंड वन एंड द वेरी फेमस इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। देन वी हैव व्हाट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देन इकोसॉक, ठीक है, ठीक। इसके अलावा वी हैव सेक्रेटेरिएट, ठीक है। देन वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ICC अलग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अलग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। एंड लास्ट ऑर्गन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। सो ये क्या है, ये है मेजर 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशन के अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक। नेक्स्ट, what is the name of the United Nations fund established at the recent COP summit specifically dedicated to compensating vulnerable nations for irreversible damage caused by climate change? So अभी हाल में ही यूनाइटेड नेशन ने कौन सा फंड इस्टेब्लिश किया है जिसमें कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो कुछ देश बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, तो उनको कंपनसेट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए कौन सा फंड लेकर के आया है यूनाइटेड नेशंस? तो उस फंड का नाम है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है ना। क्या नाम है इस फंड का, लॉस एंड डैमेज फंड नाम है गाइस। नेक्स्ट इज द टेरिटरी ऑफ गाजा स्ट्रिप इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय विच पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो आपने बताना है कि जो गाजा स्ट्रिप, ये जो इशू है पैलेस्टाइन और इजराइल का, और वहाँ पे 2 पैचेस हैं, वन इज़ वेस्ट बैंक एंड द अदर वन इज़ गाजा स्ट्रिप, जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं, है ना। और ये हिस्से पैलेस्टाइन के हिस्से में आते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर जो इजराइल है वो क्लेम करने की कोशिश करता है कि भाई ये हिस्से हमारे हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। सो गाजा स्ट्रिप में जो कंट्रोल है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, ये कंट्रोल है किसके पास, हमास के पास, ठीक है ना। ठीक है, मैं देख रही थी कि हमास का एक फुल फॉर्म भी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, बट आप जान लीजिए, आपके लिए भी काम आएगा। हमास का फुल फॉर्म है हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया, ठीक है ना। सो हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया, दैट इज हमास, ठीक है। हरकत से H से हरकत, A से अल, M से मुक़ावमा M, एंड फिर A से अल एंड इस्लामिया का S, ठीक है। सो दैट इज हमास, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा। Okay, next question everybody. Which body of water connecting the Persian Gulf to the Gulf of Oman is considered one of the world's most critical oil transit choke point? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी ये स्ट्रेट का नाम रहता है। You have to tell कि ऐसा कौन सा वो जोग्राफिकल लोकेशन है जो कि पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रेट है ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज, जो कि
पर्सियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मिशन लाइफ, LIFE, promoted by India focus on which area of global importance? So जो लाइफ मिशन है वो किस चीज पर एम्फेसिस देता है? मिशन लाइफ जो है वो किस चीज पे एम्फेसिस देता है? वो एम्फेसिस देता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है ना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। सो लाइफस्टाइल का LI है, फॉर का F है और फिर एनवायरनमेंट का E है। सो एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें कि हम तो शांतिपूर्वक रह रहे हैं, हम तो बढ़िया मौज मजे से रह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसको भी हम कम से कम क्षति पहुंचाएं, कम से कम एक्सप्लॉइट करें। सच टाइप ऑफ लाइफस्टाइल शुड बी अडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरीबडी, ताकि इस दुनिया में जो एनवायरनमेंट को हर्ट हो रहा है ना, राइट, जो हम एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, वो डैमेज कम से कम हो सके, ठीक। ओके, सो इसमें आएगा वही कि मिनिमल लाइफ, मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप कुछ भी करने लगी, है ना लेकिन मिनिमलिज्म का मतलब है जितनी ज़रूरत है उतना चीज़ों का कंजम्पशन करिए, उससे ज़्यादा नहीं। माइंडफुल रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नोडल एजेंसी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? तो जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं उसको, उससे डील करने के लिए इंडिया में जो नोडल एजेंसी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है CERT इन, ठीक है। सो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT इन फॉर इंडिया है, ठीक है, ओके। एंड CERT इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, राइट। नेक्स्ट, द अगरतला अखौरा रेल लिंक, हमें, अगरतला तो इंडिया में है ना, तो इंडिया को, हमें, हमारे देश को किस नेबरिंग कंट्री से जोड़ता है, लिंक करता है, ठीक है। सो अगरतला अखौरा जो रेल लिंक है वो इंडिया को बांग्लादेश से जोड़ता है। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जो अगरतला है ना, जो अगरतला है ये किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है, ये किस स्टेट में, किस राज्य में पड़ता है, ओके। नेक्स्ट वन, विच मेजर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक मेजर्स द ईज ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस अक्रॉस ग्लोबल इकोनॉमीज? दो इट्स मेथडोलॉजी इज करेंटली अंडर रिव्यू, बट बड़ा ही फेमस इंडेक्स है ये, और ये इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। एंड दिस इंडेक्स मेजर्स व्हाट, कि किसी एक देश में कितना इजीली एक इंसान, एक व्यक्ति अपना बिजनेस ओपन कर सकता है और उस बिजनेस को चला सकता है। सो दिस इंडेक्स इज कॉल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, है ना, राइट, है ना, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। नाउ अगेन यू हैव टू कमेंट कि इस साल 2025 का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट थिंग, ओके, एंड फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ अब हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़ की, कि किनके किनके बारे में इस वर्ष जो है वो जिक्र हुआ। सो आपने बताना है कि विच इंडिविजुअल नोन फॉर हिज वर्क इन पॉलिटिक्स एंड सोशल एम्पावरमेंट इन बिहार वॉज रिसेंटली कन्फर्ड द भारत रत्न पोस्ट्यूमसली, ठीक है, राइट। तो भारत रत्न, अभी जो लेटेस्ट साइकिल है उसमें बिहार के एक ऐसे पॉलिटिशियन को भारत रत्न मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अपने सोशल एम्पावरमेंट वर्क्स के लिए। कौन थे वो? सो वो कौन थे? वो थे कर्पूरी ठाकुर, है ना, कर्पूरी ठाकुर। तो किसे किसे भारत रत्न मिला अभी लेटेस्ट? सो एक तो कर्पूरी ठाकुर को मिला, इसके अलावा
MS स्वामीनाथन, ठीक है। देन वी हैव हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, है ना। ऑल्सो लाल कृष्ण आडवाणी, एंड अगेन हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह, ठीक है। सो टोटल 5 लोगों को भारत रत्न रिसेंटली मिला है, जो रिसेंट साइकिल है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट रिसेंट रेसिपेंट, नो दिस क्वेश्चन से हम थोड़ा सा और ट्विस्ट करके समझेंगे, लेकिन अभी आपने बताना कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 2021 का वो किसे मिला था। वेरी फेमस पर्सनालिटी, उन्हें मिला था 2021 का बाबा साहेब फाल्के अवार्ड। आपने बताना है किसे मिला था, बताइए। ये मिला था किसे, वाहिदा रहमान को, ठीक है ना। किसे मिला था, वाहिदा रहमान को। और 2025 का किसे मिला है, तो मलयालम एक्टर है मोहनलाल, है ना, राइट। 2025 का भारत रत्न किसे मिला है, मोहन लाल को मिला है, जो कि मलयालम इंडस्ट्री के एक्टर हैं, ठीक है। और बहुत कम उम्र में इनको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक। चलिए, ऑल्सो जो मोहन लाल हैं वो मलयालम इंडस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें इतना बड़ा अवार्ड कन्फर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जो कि नोबेल प्राइज का ऑल्टरनेटिव भी होता है, ये किस कंट्री में बेस्ड है ना। सो नोबेल प्राइज का एक ऑल्टरनेटिव भी है जिसका नाम होता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, और है ना, ये किस कंट्री में बेस्ड है, सो ये बेस्ड है स्वीडन में, ठीक है। कहाँ बेस्ड है, स्वीडन में। नेक्स्ट, हमारे देश के करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। पहले तो भाई बिपिन रावत थे, है ना, बताइए। अभी इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो कौन है, तो अभी हमारे देश के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं अनिल चौहान, ठीक है, जनरल अनिल चौहान। और पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे। नेक्स्ट, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अभी फिलहाल जो चेयरपर्सन है वो कौन है। तो आपने इसे भी बहुत न्यूज में सुना होगा कि वो कौन है, वो है एस सोमनाथ, ठीक है। कौन है वो, एस सोमनाथ। नेक्स्ट, चलो अब ये तो भैया एकदम ही क्वेश्चन आंसर वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ समझना और एक्स्ट्रा बातचीत करनी नहीं थी। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, है ना, कि लेटेस्ट क्या क्या चीज़ें चल रही थी, राइट। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान। गगनयान जो कि भारत का पहला मानव सहित एक स्पेस मिशन होगा, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाह रहा है गगनयान। मार्स पे जाना चाह रहा है, चंद्रमा पे जाना चाह रहा है, सूरज पे जाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है गगनयान मिशन। सो ये मिशन करना चाह रहा है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को हम अर्थ का जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर भेजें, ठीक है। और वहाँ से देन हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो डेटा कलेक्ट करें और ऑब्जर्व करें सारी चीज़ों को, राइट। अभी तक हमने किसी इंसान को नहीं भेजा है, ओके। अभी तक हमने क्या नहीं किया है, किसी इंसान को नहीं भेजा है, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 3 दिन तक हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में रहेंगे। Next is, what is the name of India's first dedicated scientific mission to study the sun from a hollow orbit around the L1 uh, uh,
लैंग्रेनियन या लैंडरेनियन दोनों तरीके से पढ़ते हैं पॉइंट, ठीक है ना। सो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जब हमारी अर्थ जो है वो सन को क्या कर रही होती है, ऐसे चक्कर काट रही होती है ना, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। तो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम हमारे स्पेस शिप को, या आप रॉकेट कह लीजिए, उसको रख करके सन को क्या कर सकते हैं, सन को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उस मिशन का क्या नाम है, उस मिशन का नाम है आदित्य L1, ठीक है ना। इस मिशन का क्या नाम है, आदित्य L1 मिशन है, जिसमें हम सन की स्टडी के लिए हमारा डेडिकेटेड क्या है, हमारा डेडिकेटेड स्पेस मिशन है। ओके, 2023 में क्या हुआ था, ये मिशन लॉन्च हुआ था, एंड देन 2024 में, जनवरी 2024 में L1 हेलो ऑर्बिट तक हमारा मिशन जो है वो पहुंच गया था, ठीक है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमें अनइंटरप्टेड जो सन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए स्पेस मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्रोनिम CBDC स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ RBI's डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव। RBI के डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में CBDC किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सो CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम सेशन अच्छा लग रहा है। और ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि मैम इन टॉपिक्स को भी कवर करिए, या कुछ भी सजेशन है अच्छा या बुरा, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मतलब मैं ऐसे नहीं आप पर जोर डालूंगी कि नहीं आपको अच्छा ही लिखना है, कि मैम आप ही अच्छा पढ़ा रही हो या ठीक करा रही हो, नहीं, अगर आपको लगता है डू इट, ठीक है। एंड ऑल्सो यू नो दी ड्रिल कि अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, है ना। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Next question, which remote sensing method uses pulsed laser light to measure ranges and create high resolution 3D maps often used in autonomous vehicles, ठीक है ना। सो जो क्या होते हैं autonomous vehicles होते हैं, उनमें यूज़ करी जाती है टेक्नोलॉजी जहाँ पे पल्स्ड लेज़र लाइट को यूज़ किया जाता है, ताकि एक 3D इमेज जो है वो बनाई जा सके, ठीक है। सो लाइट जब जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, कितना टाइम ले रही है, क्या हो रहा है, इसके थ्रू एक 3D इमेज क्रिएट करी जाती है, ठीक है। ओके, और ये मेथड क्या कहलाती है, LIDAR। जैसे रडार होता है वैसे दिस इज लिडार। ओके, सो लिडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट, which technology used famously in Pfizer BioNTech and Moderna COVID-19 vaccines instructs human cells to make a protein fragment to trigger an immune response, ठीक है। सो कुल मिला के ये पूछा गया है कि ये जो फाइजर वैक्सीन थी, है ना, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था कोविड-19 से फाइट करने के लिए। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें कि हम ना ह्यूमन सेल्स को ही इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इंस्ट्रक्ट करते थे कि देखो कुछ तो गड़बड़ है, और आप अपना इम्यून डिफेंस सिस्टम जो है उसे एक्टिवेट कर लो, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी थी mRNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसे आप मैसेंजर RNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी भी कहते हो। सो द करेक्ट आंसर mRNA टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आइए स्पोर्ट्स की बात करते हैं। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं स्पोर्ट्स में, आप में से किसे कौन कौन सी गेम्स खेलना या कौन कौन से स्पोर्ट्स देखना पसंद है, इंटरेस्ट है आपका, ज़रूर लिखिए चैट पर। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो कि आपका कहाँ किन किन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, which three countries are jointly scheduled to host the 2026 FIFA World Cup, ठीक है। सो 2026 का जो FIFA वर्ल्ड कप है वो 3 कंट्रीज मिल करके होस्ट कर रहे हैं। वो 3 कंट्रीज कौन सी है। FIFA वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप, ठीक है।
और वो 3 कंट्रीज़ कौन-सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको। तीनों अड़ोस-पड़ोस की कंट्री हैं और यूएसए और कनाडा तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है एंड जो मेक्सिको है वो भी आधा उसका हिस्सा नॉर्थ अमेरिका में आता है और थोड़ा-सा साउथ अमेरिका की तरफ भी पार्ट पड़ता है, ठीक है? सो 3 कंट्रीज़ यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको मिलकर के इस साल का फीफा कप ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ड्यूरस इज कॉमनली यूज्ड इन विच स्पोर्ट व्हेन द स्कोर इज टाइड एट 40-40। जब 40-40 पर स्कोर टाई हो जाता है तो एक शब्द यूज किया जाता है ड्यूस, ठीक है ना? मैंने कुछ और शब्द बोल दिया क्या? माफ करिएगा, ड्यूस, ठीक है, DEUC, ड्यूस। तो ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? लॉन टेनिस के लिए। किसके लिए? लॉन टेनिस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज होम टू द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बाय सीटिंग कैपेसिटी। सो आपको यहीं से एक बात पता चली कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज। अब बताना है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो कहाँ पर है। सो ये है गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद, गुजरात एंड इट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कैपेसिटी वाइज, ठीक है, सीटिंग वाइज। Next question, the Thomas Cup and Uber Cup are major international team events in which sport? So कौन से खेल में थॉमस कप, उबर कप, ये सभी कप्स का टूर्नामेंट होता है? इन कप्स के लिए लड़ाई होती है किस स्पोर्ट में? सो द करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन में, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन में। नेक्स्ट, विच कॉन्टिनेंट हैज द सिटी और सिटीज स्केड्यूल टू होस्ट 2028 समर ओलंपिक्स? सो 2028 के समर ओलंपिक्स किस सिटी या सिटीज में होस्ट होना तय हुआ है या ऑर्गेनाइज होना तय हुआ है? कहाँ पे तय हुआ है? नॉर्थ अमेरिका में लॉस एंजलिस, यूएसए, ठीक है, अमेरिका में उस वहां भी कहाँ पे? लॉस एंजलिस में 2028 के जो ओलंपिक्स हैं, समर ओलंपिक्स हैं, वो खेले जाएंगे, राइट? ओके, चलिए अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, रिवाइज करते हैं, है ना? ओके, so the very first question, which 3 words were added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976? ठीक है, सो 1976 ये वही समय है जब हमारे देश में इमरजेंसी का समय था, इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी एकदम एक किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि टोटलिटेरियन लीडर की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। और तभी आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पहली और आखिरी बार, है ना, पहली और आखिरी बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हम चेंजेस करते हैं और 3 शब्द जोड़ते हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। सो इनिशियली जब हमारा देश का संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी ये शब्द नहीं थे, ये जुड़े कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुड़े। इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत 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 सारे चेंजेस करे गए थे, इतने सारे चेंजेस कर दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा लग रहा था कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, राइट? इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। इसके अलावा जो लोकसभा है उसके कार्यकाल को 6 इयर्स कर दिया गया था 5 ईयर्स से। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट है, इन सब की पावर्स को और कम कर दिया गया था एंड प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी कैबिनेट की पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। सो दीज वर सम ऑफ द चेंजेस जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सा आर्टिकल, जो कि यहाँ पे और भी डिटेल में मेंशन है, आपके लिए एक हिंट भी है कि एक ऐसा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से डील करता है। इस राइट को
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, है ना, हमारे देश के संविधान का, उन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 32, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पावर देती है कि अगर किसी भी तरीके से लोगों के, इंडियन सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन दे सकता है, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट, what is the minimum age required for a person to be elected as a member of Rajya Sabha? So लोक सभा का मेंबर बनने के लिए the age should be 25. प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, राज्य में मिनिस्टर, ये सब बनने के लिए एज शुड बी 25. लेजिस्लेटिव असेंबली, चाचा हमारे विधायक हैं, है ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़ने के लिए या विधायक बनने के लिए एज शुड बी 25. लेकिन राज्यसभा में जब आपको क्या बनना है, अगर मेंबर बनना है, सो योर एज शुड बी 30, ठीक है, योर एज शुड बी हाउ मच? योर एज शुड बी 30 ईयर्स, ओके। अच्छा, अब प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए क्या एज चाहिए? प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए क्या एज चाहिए? सो प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए हमें चाहिए एज 35, ठीक है। प्रेसिडेंट या फिर किसी स्टेट के गवर्नर बनने के लिए एज शुड बी, मिनिमम एज शुड बी 35, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ स्टेट इम्पोज अ प्रेसिडेंट्स रूल, है ना, सो प्रेसिडेंट्स रूल किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट्स रूल या फिर जैसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हो, वो लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में, है ना, माफ करिएगा, पार्ट 20 में तो अमेंडमेंट है, आई गेस इट इज पार्ट 18 जी। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में ठीक है, कितने प्रकार की इसमें इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, ठीक है, इसमें इमरजेंसी के बारे में बताया गया है कि आपातकाल की अगर स्थिति बनती है तो हमारे देश में क्या किया जा सकता है, ठीक है। सो 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं। वन इज नेशनल इमरजेंसी, है ना, जो कि पूरे देश में लगाई जाएगी, ओके, और ये आएगा आर्टिकल 352 में, राइट। फिर दूसरा है प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगाई जाती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो गड़बड़ अगर हो जाए किसी राज्य में, तो ये राज्य में बस लगाई जा सकती है, पूरे देश में लगाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 356, है ना। एंड देन वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर हमारे देश में पैसे को लेकर के पैसे की कमी आ जाए तो आर्टिकल 360। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में आर्टिकल 356 यूज होता है मल्टीपल टाइम, आपको यहाँ वहाँ इधर उधर, अभी आई गेस मणिपुर में आप देखोगे कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है, तो ये भारत में चलता रहता है, कहीं कहीं यहाँ वहाँ इधर उधर होता रहता है। आर्टिकल 352 इंडिया में 3 बार लगा है ना, राइट। इंडो चाइना वॉर के दौरान लगा है, उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे लगा है, एंड देन फिर माफ करेगा, इंडो चाइना वॉर के टाइम पर लगा है, देन फिर 1971 के टाइम पर लगा है, एंड देन फिर
75 के टाइम पर ये इमरजेंसी लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक भी बार नहीं लगाने की ज़रूरत हमारे देश में पड़ी है, ठीक है। Next, the fundamental duties were added to the Indian Constitution based on the recommendation of which committee? ठीक है, सो हमने अभी बात करी कि 42nd Constitutional Amendment Act में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था और इनको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया कहाँ पे? आर्टिकल पार्ट 4A में, ठीक है ना, राइट। कहाँ पे जोड़ा गया? पार्ट 4A में जोड़ा गया, ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा आर्टिकल 51A में, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली 10 थी और फिर जब राइट टू एजुकेशन आ गया तो टोटल अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी सी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो विच मौर्यन एम्पायर इज क्रेडिटेड विद ओरिजिनली कमिशनिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट स्तूपा एट सांची, ठीक है ना। सो मौर्यन एम्परर पूछा है, तो कौन सा ऐसा मौर्यन एम्परर है जिसने कि एमपी में सिचुएटेड ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची को बनवाया था, राइट। तो वो एम्परर कौन था? अशोका द ग्रेट, है ना, राइट। अशोका द ग्रेट, इस पर पिक्चर भी बनी है। वेल एनीवेज, इन विच ईयर वॉज द पिविटल बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट, ठीक है, राइट। सो बैटल ऑफ प्लासी किस साल लड़ा गया था? बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 1757 में, ठीक है, राइट। कब लड़ा गया था? 1757 में, ओके। चलिए, आप कुछ इस तरीके से चीजें याद रख सकते हो कि 1857 का आप तो जानते ही हो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उससे जस्ट 100 साल पहले 1757 में हुआ है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जिसमें कि जो ब्रिटिशर्स हैं और बंगाल के जो नवाब हैं उनके बीच में लड़ाई हुई थी, है ना। और ब्रिटिशर्स को कहाँ की मोनोपोली मिल गई थी, कहाँ का कंट्रोल मिल गया था उनको? बंगाल का कंट्रोल मिल गया था, ठीक है। तो 1757, फिर आ जाओ कट स्ट्रेट 100 साल बाद 1857, ठीक है। एंड देन फिर आ जाओ 90 साल बाद 1947, ठीक है। तो ये 777, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा बड़ा अगर चाहो तो ट्रिक से याद भी रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट, गोबी डेजर्ट जो है ना, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? किन दो एशियन कंट्रीज के बीच सिचुएटेड है? सो थार डेजर्ट तो इंडिया में है, आप जानते हो, है ना। लेकिन जो गोबी डेजर्ट है वो सिचुएटेड है चाइना और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, विच रिवर इज हिस्टोरिकली नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था? क्योंकि उस नदी में बारिश के टाइम पर इतनी ज़्यादा फ्लडिंग होती थी कि बहुत ज़्यादा बंगाल में फ्लड्स आ जाया करते थे। तो सॉरो ऑफ बंगाल कहलाने वाली नदी है दामोदर नदी, ठीक है। और सॉरो ऑफ बिहार कहलाने वाली नदी है कोसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो अजंता एलोरा केव जो हैं, जो जिन्हें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिल रखा है, वो किस स्टेट में है? अगर आप महाराष्ट्र से हैं सो प्लीज़ कमेंट करिए। और ऑल्सो इफ़ यू हैव एवर बीन टू अजंता एंड एलोरा केव्स, ऑल्सो प्लीज़ डू मेंशन, है ना, और थोड़ी तारीफ लिख दो वहाँ की, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कहीं घूमने जाएं, लेकिन इस बात पर अटके हुए हैं कि यार कोई अच्छे से बता दे कि मैम ये वाली जगह बहुत अच्छी है, यहाँ घूमाओ, तब हम सोच रहे हैं घूमने जाए, ठीक है। सो इफ अजंता एलोरा इज वर्थ एक्सप्लोरिंग, डू लेट मी नो, ओके। सो अजंता एंड एलोरा आप सभी जानते हो, तो बचपन में पढ़ते थे यार, महाराष्ट्र में है ना, बचपन में 4th 5th 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है उस किताब में पढ़ते थे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड
बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है? नाउ दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड ICJ का जो हेडक्वार्टर है वो दी हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है, यूरोप में है, दी हेग में है। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? HDR है ना, और इस HDR में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी मेंशन करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आपको बताना है, और उस इंडेक्स का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है, हर साल ये रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? ये रिपोर्ट पब्लिश करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम की ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, ठीक है। नेक्स्ट, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वर बोथ एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच 1944 कॉन्फ्रेंस? सो 1944 में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसका रिजल्ट था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ, एंड उस कॉन्फ्रेंस का नाम था ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। उस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था? ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। नाउ एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो IMF एंड वर्ल्ड बैंक तो भैया ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू एग्जिस्टेंस में आए, बट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इट केम इन द ईयर 1995, और इट इज़ द सक्सेसर ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स को बदल करके फिर एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफन एसोसिएटेड विद अ डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी? सो जब कभी भी जो चीज़ों के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जनता चीज़ों को खरीदने की जो जनता की पावर है वो कम होती जाती है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं महंगाई, हाई महंगाई, इन्फ्लेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट गाइस, which of the 3 major sectors of the economy, primary, secondary and tertiary, contributes the most to India's GDP? ठीक है ना। सो इंडिया के जो इकोनॉमी के 3 मेजर सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया की जो GDP है उसमें किसका होता है? सो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अब हो गया है सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर का, ठीक है। सो भाई आज हमने डिस्कस करे 15 क्वेश्चंस नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के, देन 5 क्वेश्चंस अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़ के, देन 5 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, देन 5 क्वेश्चंस स्पोर्ट्स के, एंड देन 15 क्वेश्चंस स्टैटिक GK के। आई होप यू ऑल लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस सेशन। ऑल्सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक, और if you wish to appreciate these classes or anything, please feel free to write in the comment section. I'll be more than happy to read your comments and reply if required. Also इस सेशन के बीच में मैंने 2-3 एज अ होमवर्क आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं, तो प्लीज़ जाइएगा, रिसर्च करिएगा और खुद से भी पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी दूसरों के पढ़ाने से ऐसा होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ा रहे हैं, बट जब आप खुद से पढ़ रहे हैं तो नाउ स्काई इज़ द लिमिट, है ना। और आप एक जगह बंद करके नहीं पढ़ोगे, फिर आप एक चीज़ ढूंढने जाओगे और 4 चीज़ें और पढ़ोगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। आप सभी से मुलाकात होगी अब अगले सेशन में, है ना। और एट लास्ट अगेन, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, you know what you have to do. Thank you so much for watching. Bye bye, God bless you all, and also all the very very best for your examination. Also, if you want to connect with me through the Telegram or Instagram, I am right there over Telegram and Instagram. आप मुझे ढूंढ सकते हो easily. तो आप अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो also you can connect me through these platforms. So all the very best. Bye bye, God bless you.